तो आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं। यस बैंक के संकट से जुड़े हुए सवालों पर वो जवाब दे रही हैं। इस संकट को लेकर तूफान मचा हुआ है। एक तरफ अपना पैसा डूबने के डर से लोगों में हड़कंप है और दूसरी तरफ विपक्ष ने यस बैंक के हवाले से सरकार पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया। यस बैंक का एनपीए संकट बढ़ने के बाद आरबीआई ने यस बैंक का बोर्ड भंग करके एसबीआई के सीएफओ प्रशांत कुमार को उसका प्रशासक बनाया और आम खाता धारकों के लिए अगले 30 दिन में अधिकतम 50,000 रुपए निकाल सकने की सीमा तय कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बहुत जल्दी संकट सुलझा लेने का दावा किया है और कहा है कि किसी का पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आइडिया से इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों के वादे पर अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए दंगल में आज हमारी बहस का मुद्दा है कि विकास वाली सरकार तो अर्थव्यवस्था में क्यों है हाहाकार। रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कौन है मेहमान हमारे साथ है। कहां से मैं पहले यहाँ आई थी कि बोला बैंक में कुछ नहीं होगा, आपकी एफडी आपको मिलेगा। मेरे अकाउंट में पैसे है, उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। बीच में 1-1.5 महीना पहले बोले थे कि कुछ होने वाला है, फिर बोले नहीं पैसा आया है, ऊपर से कुछ नहीं होगा। यस बैंक संकट में आया है तो उसके खाता धारकों में हड़कंप मच गया। आरबीआई ने 30 दिनों के लिए 50,000 की निकासी की सीमा तय की है। आपात स्थिति में ये लिमिट 5 लाख की है, लेकिन अपना ही पैसा डूबने का डर बैठ गया है। यस बैंक के एटीएम के बाहर लाइनें लग गई हैं, लेकिन आरबीआई से लेकर सरकार तक का दावा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। Your question was how soon it will be done. It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit, and you will see, you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, a scheme to revive the Yes Bank. डिपॉजिटर्स को मैं आश्वासन दिलाना चाह रही हूँ बिल्कुल कि आपके पैसा सुरक्षित है और रिजर्व बैंक ने मैं लगातार उनसे संपर्क में हूं और रिजर्व बैंक गवर्नर ही मुझे आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इसका अच्छा सा रेजोल्यूशन हो जाएगा, कोई नुकसान किसी डिपॉजिटर को नहीं होगा। आर्थिक हालात को लेकर सरकार पर पहले ही हमलावर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यस बैंक नो। मोदी और उनके आइडियाज से भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। It shows complete regulatory failure, and I wonder if this is the end or there will be more in the line. Yet the government keeps absolutely silent. यस बैंक का संकट ऐसे समय में गहराया है जब जीडीपी लगातार गोते लगा रही है। इसके अलावा ईपीएफओ ब्याज दर 8.65 से घटाकर 8.50% किए जाने और स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल और छोटी कारों का बीमा बढ़ाने जैसी खबरों को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक है। विपक्ष के नेताओं की दलील है कि सरकार गलतियों से सबक नहीं लेती क्योंकि अर्थव्यवस्था पर उसका ध्यान नहीं है। मोनेटाइजेशन हुआ था तो इसी यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर ने ट्वीट किया करके इसका स्वागत किया था। तो ये सबक है सभी स्वागत नहीं किया था, उसने कहा था इस देश के लिए बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। अब प्रधानमंत्री हमको बताएं कि आज जो यस बैंक की स्थिति हालात हैं वो तोहफा है क्या सबके लिए? एक के बाद पूरे बैंक्स बैठते जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट को सबक हासिल नहीं कर रही और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब राजनीति कर रही हिंदू मुस्लिम की। नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने अच्छे दिनों का नारा दिया था। बीजेपी नेताओं की दलील रही है कि यूपीए के भ्रष्टाचार का खमियाजा देश भुगत रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के गंभीर सवाल सरकार के सामने मुंह बाए खड़े हैं। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के नेता हैं, एनडीए की सहयोगी पार्टी है। विपिन मलिक साहब हमारे साथ हैं, वो पूर्व निदेशक हैं आरबीआई के। हमारे साथ अमीर हैदर जैदी होंगे, वो नेता है सीपीआई के। आशुतोष हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं, पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, यस बैंक को तो नो बैंक कर दिया गया,
लेकिन इस सारी परिस्थिति के लिए किसको जिम्मेदार माने? आप तो कहते हैं विकास वाली सरकार है, बाजार में मचा हुआ हाहाकार है। देखिए रोहित जी, मुझे लगता है आज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे कुछ विषयों को यहाँ रखने दिया जाना चाहिए। आप देते भी हैं, क्योंकि येस बैंक के जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं वो बहुत परेशान होंगे। आज आरबीआई ने भी, और अभी चंद मिनटों पहले हमने निर्मला सीतारमण, देश की फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुना। एक मोराटोरियम है। पहला सेंटेंस जो मैं कहना चाहूंगा, ये जो आरबीआई ने एक मोराटोरियम लगाया है वो 30 दिन का ही मोराटोरियम होता है। इसमें पूरा रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, मर्जर करना है तो मर्जर किया जाएगा, और जो डिपॉजिटर है उनके प्रत्येक पाई का ख्याल रखा जाएगा, वो अपना पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। सो 30 दिन की अवधि, अप्रैल 3 तक से उससे अधिक किसी को सफर नहीं करना पड़ेगा। कई बड़े लोगों का, यहाँ पे महिंद्रा कोटक बैंक के भी एमडी को मैं सुन रहा था, दीपक पारिक जी को भी मैं सुन रहा था, इन सबका कहना है कि लगभग 1 हफ्ते में ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको समझना होगा कि ये येस बैंक का फेलियर क्या था। पहला, येस बैंक गवर्नमेंट बैंक नहीं है, ये एक कुछ प्रोफेशनल लोगों द्वारा सेट किया हुआ बैंक था। आपको याद होगा एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक भी उसी प्रकार का था, जो बाद में फेल हुआ कांग्रेस के समय, और ओरिएंटल बैंक में मर्जर हुआ, उसका भी मोरेटोरियम लगा था। दूसरी बात, 6 कारण से वो फेल हुआ। नंबर 1, अधिक लोन दे दिया, जितना आउटफ्लो हुआ लिक्विडिटी का, वो लिक्विडिटी प्रॉफिट के रूप में ये ला नहीं पाए। नंबर 2, गवर्नेंस इश्यू, और इसको लेके संज्ञान आरबीआई ने सितंबर के महीने में ही लिया था, और जो सीएफओ होते उनको बदल करके एक नए सीएफओ गांधी जी को वहां भेजा था। ठीक उसी प्रकार नॉन सीरियस इन्वेस्टर्स, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, जिनको इन्वेस्ट करने से बैंक ग्रोथ होता। ऐसे 6-7 कारण जो कि एक प्राइवेट बैंक के कारण है, उनके कारण हुआ है। इसका रेगुलेटर आरबीआई होती है। आरबीआई ने अब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। डायरेक्टर्स को हटा के अपने डायरेक्टर और अपना एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहां बैठा दिया गया है। पूरे विषय का निपटारा हो जाएगा। इसको सरकार के साथ जोड़ के, इकोनॉमी के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। संबित पात्रा जी, कुछ समय पहले हमने देखा पीएमसी बैंक का इसी तरीके से बंटाधार होते हुए, और लोग लाइनों में लगे रहे अपने पैसे निकालने के लिए, जैसे आज येस बैंक के एटीएम के बाहर आधी रात से कतारें लग रही हैं। आपने नारा दिया अच्छे दिन आएंगे। 2014 से आज तक लोग पूछ रहे हैं कि साहब अच्छे दिन कब आएंगे, और अब जब इस तरीके की खबरें हर रोज आ रही, उससे बड़ी खबर एक और है आज की। ईपीएफओ पर ब्याज दर सरकार ने धीमे से कम कर दी। पिछले 7 साल में यह पहला मौका है जहां आम आदमी की जेब पर सरकार डाका डाल रही है, और उससे ये कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। कैसे आएंगे सर अच्छे दिन? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, अच्छे दिन तो तब होते हैं ना जब आदमी को आप कहते हैं कि तुमने जो पैसा सरकार के पास रखा है देश की बेहतरी के लिए, उस पर हम तुमको ज्यादा ब्याज देंगे। देखिए, आप तो उसमें से भी कटौती कर रहे हैं। जहां तक येस बैंक या पीएमसी बैंक का सवाल है, ये सरकारी बैंक नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है। तो इनके अच्छे दिन नहीं आने थे? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं सबके अच्छे दिन आने चाहिए, मगर मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि सरकारी बैंक भी खतरे में है। आज बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हम बैठे हैं। एक भी व्यक्ति अगर घबरा के पैनिक सिचुएशन में आता है कि सरकारी बैंक भी खतरे में है, तो मैं अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहा हूं। ये प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट रेगुलेशंस, गवर्नेंस इश्यूज, नॉन कैपिटल फ्लो, लिक्विडिटी आउटफ्लो के कारण आज येस बैंक की ये स्थिति है, और ये 100% आप लिख लीजिए। मोरेटोरियम पीरियड के अंदर इसका सोल्यूशन या तो मर्जर होगा, या तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग करके जो आरबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके इस बैंक की प्रणाली को ठीक करेगी। किसी का पैसा नहीं डूबेगा। ये तो आगे का है सर, पीछे मैं पीएमसी बैंक का बता रहा हूं। इनकी हालत आज ऐसी हुई तो क्यों हुई? वित्त मंत्री कह रही है 2017 से हम देख रहे थे, तो क्या इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि गड्ढे में चला जाए तब हम हाथ बढ़ाएंगे? नहीं। अभी वित्त मंत्री जी को सुना आपने, सितंबर में सीएफओ भी बदला गया था। सितंबर में आप याद करिए, जब इस पूरे रेगुलेटरी बैंक ने, आरबीआई ने पूरे प्रोसेस को देखा था, उनके एसेट्स को देखा था। आप तो अगर स्क्रीन देखेंगे ना, राणा साहब को, जो राणा साहब वहां के डायरेक्टर हैं, जो उसके फाउंडर थे बैंक के, उनको भी निकालने की बात हुई थी। उसके बाद उनका शेयर नीचे, अगर आप स्क्रीन देखेंगे, लगातार हम उन लोगों के इसमें नाम चला रहे हैं जिन लोगों को या जिन समूहों को इस बैंक ने बड़े बड़े लोन दिए थे। ठीक बात है। उनमें से आप नाम पढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यह बैंक डूबने की स्थिति क्यों हुई, क्योंकि इनमें से तमाम ग्रुप खुद डूब चुके हैं। क्या इस पर कोई रोक नहीं है? इस देश में कोई देखने वाला नहीं है? देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। देश जब से आजाद हुआ और 60 वर्षों तक, 2008 तक देश में जितने भी बैंक थे, जितने भी आप सब बैंकों को इकट्ठा कर लीजिए, तो कुल मिला के 18 लाख करोड़ रुपए लोन दिए गए थे 60 वर्षों में। 2008 से लेकर 2014 तक 52 लाख करोड़ रुपए लोन दिया गया। इस बैंक के डूबने का एकमात्र कारण, जो आप नाम भी चला रहे हैं, 2014 से 2020 तक भी बता दीजिए कितना लोन दिया गया? कितना लोन दिया गया आप बताइए। मैं बता रहा हूं, ये लीगेसी इशू है। नहीं, बिल्कुल नहीं, लीगेसी इशू है ये। 2017 से, अभी निर्मला सीतारमण जी आपको चार्टिंग करके समझा रही थी, ये जो पेंडिंग इनके लोन थे 2017 में, ये सारा कुछ सामने आने लगा। डॉक्टर पात्रा, 3 वर्षों के अंदर ये सामने केवल अगर यस बैंक का भी केस का अध्ययन कर लेंगे तो 2014 में जो लोन थे उसके मुकाबले 2020 में उन लोन का नंबर कितना बढ़ चुका है, आपको खुद यह एहसास हो जाएगा कि आपकी सरकार आने के बावजूद वो धड़ल्ले से बांटने का काम चलता रहा।
अगर आप यही आरोप लगाते हैं जो पहले लगाते हैं कि कांग्रेस का नेता फोन करता था और लोन मिल जाता था, तो आपकी सरकार में कौन फोन कर रहा है? मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, मैंने तो पहले कहा ये प्रोफेशनल बैंक, ये प्राइवेट बैंक है, ये सरकारी बैंक नहीं। हमारे फोन पे तो किसी को देगी नहीं। दूसरी बात है, जहां तक मैंने आपको एक एग्रीगेट आंकड़ा दिया था, ये पूरी बैंकिंग प्रणाली के लिए दिया था। बैंक रिफॉर्म के लिए भारत की सरकार ने अभी हाल फिलहाल में 2,10,000 करोड़ रुपए का रिकैपिटलाइजेशन किया है। क्यों किया? क्योंकि बैंक जो थी वो चरमरा चुकी थी लेंडिंग करते करते। दूसरी बात है, किस प्रकार का मर्जर हमने किया है। बैंकों को मर्ज करने से ये जो क्षमता बढ़ती है लोन को रिपे करने का और इस शॉक को सहने का, अब देखिएगा इसकी भी मर्जर होगी किसी बड़े बैंक के साथ। एसबीआई आज कह रही है कि वो यस बैंक में इन प्रिंसिपल मर्जर के लिए तैयार है। आशुतोष, क्या सरकार का कोई रोल नहीं? बैंक अगर प्राइवेट बैंक है तो क्या सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं? बैंक अगर प्राइवेट बैंक है तो क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं? बैंक अगर प्राइवेट बैंक है तो नहीं रोहित, सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों का ध्यान दिला दूं कि 2008 में जब जो मंदी आई थी, रिसेशन आया था, बहुत बड़ा रिसेशन था जिससे अभी भी दुनिया उबर नहीं पाई है। उसकी शुरुआत हुई थी लेमन ब्रदर्स नाम के बैंक के बर्बाद होने से। बिल्कुल। एक अकेला लेमन ब्रदर्स नहीं, कई बैंक बर्बाद हुए थे। तो पहली बात यह कि अगर कोई बैंक इस देश में बैंकरप्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है, ये लगातार तीसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी हालत यहां पे पहुंच रही है। तो ये इस बात का संकेत है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की हालत में पहुंच चुकी है और उसको फौरन इसको उबारने की जरूरत है। दूसरी बात, बैंक क्यों बर्बाद होता है? बैंक इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि उससे जो कर्ज लिया जाता है वो कर्ज वापस आ नहीं पाता है। इसमें कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, जो बैंक लेते हैं, जिनका धंधा यही होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ईमानदारी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करते करते वो अगर बिजनेस का पैसा उनका डूब जाता है तो बिजनेस वापस बैंक को नहीं ला पाते हैं। पिछले 6 सालों के अंदर अगर आप अर्थव्यवस्था की जो गति देखिए तो 2017 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था 7 या 8% तक ग्रो कर रही थी। उसके बाद लगातार अर्थव्यवस्था के अंदर हालत खराब है और आज हमारे पास जो 4.5 4.6 का जो जीडीपी का आंकड़ा है उसके बारे में भी संदेह यह है कि 1-2% नीचे जा सकता है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम एक्सपर्ट मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है तो बिजनेसमैन जो कर्जा लिया है वो बिजनेस करके वो कर्जा ना तो अर्न कर पा रहा है और ना ही वापस बैंक को दे पा रहा है। तो ये बड़ा संकट है। इस बात को सरकार को मानना चाहिए और ऐसा कोई पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं होता, ऐसा कई बार होता है जब संकट में अर्थव्यवस्थाएं जाती हैं। चाहे 1996-97 में ईस्ट एशियन कंट्रीज जो उस वक्त बहुत ग्रो कर रहे थे, अचानक वहां भी प्रॉब्लम्स आई थी। तो सरकार और मनमोहन सिंह के जमाने में सत्यम नाम की कंपनी जो अचानक डूब गई थी, उसको भी सरकार ने इसी तरीके से उसकी ओनरशिप को लेकर उसको बचाने का प्रयास किया था। तो हमें गंभीरता के साथ ये सवाल सिर्फ सरकार पर तोहमत मरने का नहीं है, बल्कि इस गंभीरता से इसको समझने की बात यह कि अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। सेकंड जनरेशन के रिफॉर्म करने की सख्त जरूरत है और अगर वो नहीं करेंगे तो आज 2 बैंकों की हालत खराब हुई है, कल और सारे बैंक खराब होंगे। सरकार ये कहेगी तो प्राइवेट बैंक है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार होती है, आशुतोष जी, रेगुलेटर्स इसलिए होते हैं। आज आपकी बात में प्राइवेट बैंक के मन में जो मन में आएगा सो करेंगे। और जो विपक्ष कह रहा है उसमें थोड़ा सा अंतर है। आप कह रहे हैं ये सरकार पे तोहमत लगाने का समय नहीं है, ये सेकंड जनरेशन के सुधार लाने का समय है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम कह रहे हैं इस सरकार को आता ही नहीं है, कहां से सुधार लाएगी? इनकी सोच ही ठीक नहीं है, इनको करने का ढंग ही ठीक नहीं है। देखिए, अब मैंने एक बात कही, मैंने कहा देखिए पी चिदंबरम विपक्ष के नेता हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर इस देश के रह चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो एचडी देवगौड़ा के सरकार में वो ड्रीम बजट लेकर आए थे 1996-97 में, और चाहे मनमोहन सिंह के जमाने में वो वित्त मंत्री थे, तो उनका इस देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में बड़ा योगदान है। लेकिन वो विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी आलोचना हो सकती है और उस आलोचना को मैं गंभीरता के साथ लेना चाहिए। आज ही मनमोहन सिंह ने एक लेख हिंदू में लिखा है और साफ तौर पर उसमें इशारा किया है कि 1% तक भारत की जीडीपी गिर सकती है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहां सामाजिक सद्भाव में बिगड़ाव आया है और जो कोरोना वायरस है, अगर इन दोनों को अगर हम साथ मिला दें तो अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। फौरन इसमें हमें कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह अगर कोई बात कहते हैं वो संजीदा व्यक्ति हैं, देश की अर्थव्यवस्था को क्रांतिकारी बदलाव करने के सूत्रधार रहे, उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। अगर आप चिदंबरम की बात को गंभीरता से नहीं भी लेना चाहते तो भी
ओके, एक बार विपिन मलिक साहब से एक सवाल ले, आप जवाब दे दीजिए, फिर विपिन मलिक साहब के पास चलते हैं। फटाफट से देखिए, आज बोलिए। पहली बार वैसे आशुतोष जी ने जो बातें कही उसमें मुझे लगता है आप तो खुश होंगे आज कम से कम कि इन्होंने आपका गला नहीं पकड़ा। आज उन्होंने एक बहुत न्यूट्रल तरीके से बात को रखा है, मगर फिर भी मैं दो चीजों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 2000 पहली बार, आशुतोष जी माने भी पहली बार कि 2017 तक हम 7 और 8% के ग्रोथ रेट में बढ़ रहे थे, जबकि अधिकांश विपक्ष के लोग ये मानने को भी तैयार नहीं। मतलब 2 वर्षों में कहीं ना कहीं जहां एक वर्ल्ड स्लोडाउन हुआ है, वहां हिंदुस्तान के इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रांग होने के कारण उसी मात्रा में स्लोडाउन हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, चिदम्बरम एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं उनको सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मानता। वो जगलरी करके जिस प्रकार उन्होंने इकोनॉमी चलाई थी और जिस प्रकार पॉलिसी पैरालिसिस और करप्शन का एक बहुत बड़ा पुलिंदा उसका पूरा का पूरा ठीकरा पी चिदम्बरम जी के ऊपर फूटता है, इसलिए उनको एक सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर कहना ये उचित नहीं। ये एक अलग बहस हो सकती है कि कौन सक्सेसफुल था, कौन नहीं था, लेकिन आज की तारीख में विपिन मलिक साहब, जिसके कार्यकाल में एक के बाद एक बैंक डूबेंगे, उस सरकार पर सवाल तो उठेंगे। अब आशुतोष जो कह रहे हैं विपिन मलिक जी कि ये लेमन ब्रदर्स वाली स्थिति है, क्या आपको लगता है कि ये लेमन ब्रदर्स जैसा क्राइसिस है जहां न केवल अमेरिका बल्कि उस पर डिपेंडेंट सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ गई थी, तनाव में आ गई थी? आज भारत की स्थिति वैसी ही है, आपको लगता है? देखिए, पहले तो मैं जो आपने समित पात्रा जी से पहले क्वेश्चन पूछा था कि यस बैंक के लोन पोर्टफोलियो 2014 में कितना था और अब 2019 में कितना है, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 2014 में यस बैंक का पोर्टफोलियो था 55,000 करोड़ और 2019 में ये पोर्टफोलियो हो गया 2,41,000 करोड़। सो 55,000 से करोड़ से 2,41,000 करोड़ हुआ इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। सो जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि लेमन ब्रदर्स वाली सिचुएशन आ गई है, देखिए, फेलियर आईएलएफएस का शुरू हुआ। आईएलएफएस का जो फेलियर था उसने काफ़ी हमें एक वार्निंग सिग्नल दिए। ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन में अफेक्ट आ रहा है, चाहे वो यस बैंक में आया है, ये उसका कंटिन्यूस अफेक्ट है जो कि यस बैंक में भी आया है, और अगर इसको ना रोका गया तो बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी आएगा। क्योंकि ये मनमोहन सिंह के टाइम भी एक बारी आपको याद होगा बैंकिंग सेक्टर में एक ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी और उसी टाइम कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ाई गई थी। तो गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक को बैठ के इसकी बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी को ठीक करके और बैंक को चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस बैंक की 1122 ब्रांचें हैं आज की डेट में और 1220 एटीएम हैं, 18,000 से ऊपर एम्प्लॉयज हैं। कोई भी सरकार या कोई भी रेगुलेटर अफोर्ड नहीं कर सकता कि यस बैंक को की तरफ रश पड़ जाए। सो सबके इंटरेस्ट में है, डिपॉजिटर से लेके एम्प्लॉय से लेके कंट्री से लेके, अब हर एक के इंटरेस्ट में यह है कि बैंक को प्रोटेक्ट करना है। और मेरा नहीं ख्याल कि अनलेस के बहुत ही बड़ा बैंक ने फ्रॉड किया हो, जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। आफ्टर ऑल 2 साल पहले ही 2018-19 में रिजर्व बैंक ने इसमें विजिल शुरू कर दिया था और 2018-19 में 2 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई थी। तो अनलेस के इन्होंने बुक्स मैनिपुलेट की हो या कोई इतना बड़ा पोर्टफोलियो लोन का जो कि एग्जिस्ट ही ना करता हो, अगर वैसी चीज है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज बैंक नॉर्मल चलेगा और हर हालत में सरकार को और रिजर्व बैंक को इसको प्रोटेक्शन, अगर थोड़ी बहुत उसमें कैपिटलिटी की प्रॉब्लम है उसको हेल्प कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन से करनी पड़ेगी। अब जहां तक सुपर सेशन का सवाल है कि इन्होंने मेरे हिसाब से तो बोर्ड की डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन देखो, बेस्ट बोर्ड था, फिर भी क्यों हुआ अभी तक मलिक साहब मेरी समझ में आया नहीं कि हुआ क्या है। मलिक साहब जब तक कि जी मैं 1-2 चीजें सीधी आपसे आम लोगों के लिए पूछना चाहता हूं जो आपको इस समय सुन रहे हैं टीवी पर और जो लाइनों में लगे हैं बैंक के बाहर, जिनको लग रहा है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, कभी वापस नहीं मिलेगा, या फिर वो सारे लोग जिनके और बैंकों में खाते हैं और उनको यह चिंता लगने लगी कि हमारा पैसा भी सेफ है या नहीं। क्या उनका पैसा सेफ है बैंक में? देखिए साहब, र्यूमर उड़ाना बड़ा आसान है। आप र्यूमर उड़ा दीजिए कि साहब कंट्री फेल होने वाला है, यहाँ र्यूमर उड़ा दीजिए
कि साहब हर एक आदमी जो कि 50 करोड़ से ऊपर की वेल्थ वाला है उस पर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। आप र्यूमर उड़ा दीजिए कि 4 बैंक और फेल होने वाले हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। इस बैंक के ऊपर 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक र्यूमर उड़ गई थी। बॉम्बे में एक अखबार ने छाप दिया था कि इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, और इसी बैंक की मैनेजमेंट ने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी थी पुलिस में, एफआईआर लॉन्च करी थी और रजिस्टर हुई थी एफआईआर। सो र्यूमर उड़ाना और बैंकिंग सेक्टर में या एनबीएफसी सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप र्यूमर उड़ा दें तो आप किसी भी, आप स्टेट बैंक पे भी रश डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूं। अमीर हैदर जैदी साहब, यही कर रहा है विपक्ष, अफवाहें उड़ा रहा है ताकि लोगों में एक तरीके का हड़कंप मच जाए जी। और आप लोग कह सकें कि देखो अच्छे दिन तो आए नहीं। मलिक साहब को तो यही पता नहीं कि अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी क्यों है या बैंक क्यों डूब रहे हैं। अच्छा, और यहाँ गए वो आरबीआई के डायरेक्टर रहे हैं और आपको उनसे बेहतर पता कह रहे हैं कि 6 बढ़िया है सर, ये तो आशुतोष जी मतलब आप अपने से ज्यादा जानकार किसी को मानते ही नहीं, तो फिर तो हमें आपको यहाँ बैठाना चाहिए खलीफा बना के, और ये लोग क्लास लें आपसे फिर सारे कि कैसे बैंक चलाना है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था चलानी है। सर हर चीज में सर हम कहा टॉन्टबाजी नहीं होती ना, हर चीज चुटकुला नहीं होती है। हम कहा खलीफा सर, हम सर चुटकुला नहीं है। आप तो एक सेंटेंस भी बोलने नहीं दे रहे रोहित जी, क्योंकि आशुतोष जी ने कहा है कि सरकार से सवाल पूछने का समय नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष जी, ये समय सरकार से सवाल पूछने का नहीं है। पिछले 6 सालों से सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछने का समय चल रहा है। जो सरकार से सवाल पूछता है वो तो बेकार है। जब हम कहते हैं गरीबों की बचत, अमीरों का एनपीए बन जाता है, तो कहते हैं हाँ कमाल है, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, देश के बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, कह रहे लो अफवाह फैलाई जा रही है। अरे साहब पीएनबी की भी यही हालत है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही थी तो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं डूब रही थी, वो हम जानते हैं। ये नोटबंदी से जो कह रहे थे हम कि नोटबंदी इस देश के लिए ऐतिहासिक बवंडर होगा, ऐतिहासिक भूल होगी, तब ये कह रहे थे नहीं देखो ये तो टुकड़े टुकड़े गए के, कह रहे थे इन्हें क्या जानते, इन्हें अर्थशास्त्र नहीं आता। इतना अर्थशास्त्र सबको आता है, जब लोगों की क्रय शक्ति छीन ली जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था डूब जाती है। किसान की क्रय शक्ति इन्होंने छीन ली, मजदूर की क्रय शक्ति इन्होंने छीन ली, तो किसकी क्रय शक्ति बची है? तो देश की अर्थव्यवस्था डूबेगी या तैरेगी? हम इनसे पूछ रहे हैं कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही थी तो देश की अर्थव्यवस्था क्यों तैर रही थी? जो कि हमारी क्रय शक्ति मजबूत थी, किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, किसानों के पास क्रय शक्ति थी। इन्होंने क्या किया? सवाल नहीं पूछ सकते इनसे, करेंगे क्या? अब जो डिबेट में बैठता है, जो आरबीआई के गवर्नर को, इतिहासकार को आरबीआई का गवर्नर बनाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था इतिहास बन जाएगी। पहली बात तो यह है कि आपको सवाल पूछने से किसी ने नहीं रोका। आपको बुलाया इसलिए कि आप सवाल पूछें, रोका तोहमतें लगाने से कि आप आशुतोष जी पर या विपिन मलिक पर तोहमत लगाने के बजाय अपने सवाल पर आए। अब जो बातें आपने रखी है रोहित जी, सर ठीक है, हो गया ना, हो गया। मैंने तोहमत कहा लगाई? नहीं, आपकी बात सुन ली मैंने, आपकी बात सुन ली मैंने सीधे। आपने कहा मलिक साहब को तो कुछ पता ही नहीं है, तब मैंने कहा कि आपको तो सब कुछ पता है ना, जैसे जो आरबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं उनको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको पता है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। और उसको आप ये रंग मत दें कि भाई साहब हम सवाल पूछते हैं तो उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। आप जहां बैठे हैं सर, खुद कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक क्यों डूब रहा है। आप जहां बैठे हैं, जिसकी समझ में नहीं आ उन्होंने कहा अभी मैंने इसका अध्ययन नहीं किया कि यस बैंक के डूबने की स्थिति क्यों आई, जबकि उसके डायरेक्टर्स तो अच्छे थे, क्वालिफाइड थे। अगर आपको समझ में नहीं आता या आपको आदत है हर चीज को राजनीतिक रंग देने की, तो इस बात को समझे कि हर बहस राजनीतिक रेटोरिक की बहस नहीं होती है। इस बात को प्लीज नोट कर लें। अजय आलोक, क्या इस पर राजनीति करके, क्या इस पर तू मैं करके? महाराष्ट्र और पंजाब बैंक डूब रहा था तब भी यही बात हो रही थी। अच्छा, हम कह रहे हैं पीएनबी की हालत भी कमजोर है। अच्छा, आपको पता है? हम कह रहे हैं पीएनबी की हालत भी कमजोर है, खस्ता हाल है, 20,000 से ऊपर की निकासी नहीं हो रही है। अभी मलिक साहब से ये सवाल भी पूछ लेंगे, उसके पहले अजय आलोक, क्या अर्थव्यवस्था और राजनीतिक बयानबाजी का ये जो घालमेल है कि वहां जो स्टेप्स लेने चाहिए वो राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में या तो नहीं लिए जाते या देर में लिए जाते हैं, उसका यह नतीजा है आज की तारीख में? देखिए रोहित जी,
पहली बात कि अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था दो अलग चीजें हैं, लेकिन हमारा हताश और निराश विपक्ष इतना व्यथित हो गया है कि हर चीज में उनको मोदी जी और एनडीए सरकार दिखती है। इनका बस चले तो देश में जो भी मौतें भी हो रही हैं ना रेगुलर केस में, उसमें भी कह देंगे कि सरकार जिम्मेदार है। कहीं भूकंप आ जाएगा तब भी सरकार जिम्मेदार हो जाएगी। इस समस्या का समाधान करने के बजाय यहां बैठ के राजनीतिक रोटी सेकने से कोई लाभ नहीं होगा। जयदीप साहब ये कभी समझेंगे नहीं। ये कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत थी जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, तो क्या उस वक्त ये अर्थव्यवस्था चला रहे थे? तो जयदीप साहब कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए अब आज के डेट में। अरे बीच में मत बोलिए ना, सीपीआई की बात कीजिए ना जरा। आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। एक मिनट, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। क्यों गरीबों के घर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। समय बर्बाद मत कीजिए जयदीप साहब। जिम्मेदार है 2000। अच्छा एक मिनट, आपके लिए तो मैं कहने कहे ना कि आपके हिसाब से चले तो दुनिया में जो भी चीज हो रही है, देश में जो भी चीज हो रही है, सब चीज के लिए सरकार जिम्मेदार है। शाहीन बाग भी सरकारी करवा रही थी। दिल्ली में जो दंगे हुए वो उसने सरकारी ने करवा दिया। ताहिर हुसैन आपके रिश्तेदार, वो भी सरकारी के दबाव थे। मैं भी बोलना शुरू कर। राजनीति अपनी जगह पे कीजिए। आज यहाँ पे देश की जनता को एश्योरेंस देने की जरूरत है। आपकी तरह राजनीति करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता को रिएश्योर करने की जरूरत है। चुप रहा करते थे, लेकिन जब से मोदी मनमोहन सिंह की तो तारीफ भी होती है। प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह की तो तारीफ भी होती है। मोदी जी जिम्मेदार नहीं होते, विपक्ष सब लोग करते हैं। और यहाँ पे चुप रहने पे उनकी आलोचना भी होती है कि कहाँ वो चुप रहते थे। जब डॉलर की कीमत गिरती क्यों ऑर्डर लेते थे तो 10 जनपद पे, इसकी आलोचना होती थी। आज डॉलर की कीमत बढ़ती है आप तो सीपीआई के प्रवक्ता है या मनमोहन सिंह के प्रवक्ता है? लगता है डॉलर भी दिलदार अरे हो आप गया। किसके प्रवक्ता है? सीपीआई के प्रवक्ता है या मनमोहन सिंह के प्रवक्ता है या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हूँ? एक सेकंड रुक जाइए, जिसने दोनों में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसकी पलट लेना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों को थोड़ा ये मैसेज आमिर हैदर जैदी, अभी बाहर बारिश आ रही है, नेटवर्क कनेक्शन काफी अप डाउन हो रहा है। बाद में आप ये ना कह दीजिएगा कि मैं सवाल उठा रहा था तो मेरा गला घोट दिया गया, मेरी तस्वीर दिखानी बंद कर दी गई। पहले बता रहा हूं मौसम खराब है, बाहर बारिश हो रही है, लगातार कनेक्शन जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसलिए उसके लिए भी आप हमारे मत्थे मत मर दीजिएगा कि मेरी आवाज को बंद करना चाहते थे। मैं जरा वापस संबित पात्रा, मोदी जी जिम्मेदार हो जाएंगे। ठीक है, मैं संबित पात्रा, आशुतोष और मलिक साहब के पास आ रहा हूं फटाफट से। संबित पात्रा बोलिए, जो बातें वो कह रहे हैं हमारी क्रय शक्ति बेहतर थी और इस बात को लेकर सरकार को लगातार क्वेश्चन किया जा रहा है कि इस देश में आम आदमी की जो क्रय शक्ति है उस पर सरकार ने डाका डाल दिया है और उसकी वजह से आज ये स्थिति है। मैं जवाब देना चाहूंगा। बजट के पहले भी ये चर्चा लगातार हुई। कोई बात नहीं, मैं जवाब देता हूं। नंबर एक, देखिए आज हम देश के सबसे बड़े चैनल में बैठे हैं तो एक अच्छा डिबेट इसलिए होना भी चाहिए क्योंकि येस बैंक के लोग परेशान होंगे जब उनको कहा गया है कि एक महीने तक 50,000 और जिनको वो जरूरत है 5 लाख। तो आज हम कम से कम र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं करके जो हकीकत है कुछ फैक्ट्स रखें। देखिए ये क्रय शक्ति का विषय नहीं है। मैं आरबीआई का प्रेस पूरा नोट लेके आया हूं जो गैजेट भी निकला है। आप देखिए क्यों येस बैंक का आज जो परिस्थिति है, उनका कैपिटल वो रेज नहीं कर पाए। किसी भी बैंक को कैपिटल रेज करना पड़ता है, उनको फंड रेजिंग करनी पड़ती है, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, नंबर एक। नंबर दो है पोटेंशियल लोन लॉसेस। लोन दिया था, लोन चुका नहीं पाए हैं लोग। आशुतोष जी ने कहा कुछ लोग बदमाश होंगे और कुछ लोगों के फेल हो गए होंगे बिजनेस, तो लोन नहीं हो पाया। तीसरा गवर्नेंस इश्यू और रिजल्टेंट डाउनग्रेड्स, इन कारणों से येस बैंक गई है। एक बात याद रखिए, हम किसी को रिमर मॉन्गर ना करें। 30 दिन का ही मोरेटोरियम है, अर्थात 30 दिन के लिए आरबीआई अपने रेगुलेशन के माध्यम से इसे स्टडी कर रही है। सबके पैसे मिल जाएंगे केवल 30 दिन में मर्जर या तो इसको आगे बढ़ाकर। क्या मैं इसको ये समझूं, एक फिल्म आई थी आशुतोष जी, नो वन किल्ड जेसिका, किसी ने नहीं मारा, तो यहां भी कोई जिम्मेदार नहीं है। 6 कारण हालात, मौसम, परिस्थिति, देश काल, उस सब के वजह से आज ऐसा हो गया। अब ठीक है, उसको जैसे कैसे सुधार लेंगे अगर सुधर पाएगा तो। आशुतोष जी आवाज आ रही मेरी? एक बात शायद आशुतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वापस जाते हैं। मलिक साहब ये तो कह रहे हैं कि अब तो पीएनबी भी जाने वाला है। संबित पात्रा का सबसे बड़ा बचाव ही यही है कि केवल प्राइवेट बैंक्स के ऊपर, उसमें से भी किसी पर ऐसी स्थिति है। तो आज क्या वाकई देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इस देश के सारे बैंक डूबने वाले हैं? एक एक करके सब बैंक डूब जाएंगे, लोगों का पैसा फंस जाएगा उसमें? ये जरा इनसे जो कह रहे हैं इनसे पूछिए कि पीएनबी का डिपॉजिट कितना, जरा मुझे फिगर बता दे तो मैं जो ये कहेंगे मान जाऊंगा। अगर इनको इतना ही ज्ञान है पीएनबी डूबने वाला है तो पीएनबी का कैपिटल कितना है और डिपॉजिट कितना ये बता दें बस। चलिए बताएं। जयदी साहब
टेस्ट ही ले लीजिए सर आज फिर, ठीक है। बोलिए आमिर हैदर जैदी, सवाल आपसे है उनका। सुन लीजिए, हाँ जवाब दे रहा हूं। जब इन्होंने ये कहा, कहना चाहिए कि केवाईसी के साथ एनपीआर जोड़ा जाएगा, जब इन्होंने कहा केवाईसी के साथ अब एनपीआर की इंफॉर्मेशन या वो नंबर देना पड़ेगा, तो वहां की अपनी लोगों ने जमा निकालनी शुरू कर दी। ये देश को नहीं बताएंगे, ये देश को नहीं बताएंगे कि ये सिर्फ दंगाइयों की चौकीदारी कर रहे हैं। बैंक अगर कोलैप्स होते हैं तो ये कहेंगे कि ना, पेपर में आया है, पूछ लीजिए कि आज का पिताजी पर निबंध लिखो, आप लिख रहे हैं गाय पर, डिपॉजिट उसमें ये लिख देंगे क्या पिताजी की 4 पैर होते हैं, पिताजी दूध देते हैं। क्लिनिकल एग्जाम नहीं देता, क्या बात कर रहे हैं, राजनीतिक प्रवक्ता हूं। क्या सवाल पूछा जा रहा है आपसे? होने की हैसियत से बता रहा हूं, पीएनबी में मेरा खाता है। जब मैं डिपॉजिट करने गया तो मेरे पैर पकड़ लिए पीएनबी ने कि सार पैसे मत दिखाइएगा, मामला खराब है, हम आपको 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। मैं अपनी बीती बता रहा हूं, दूसरों की नहीं बताता हूं। जैदी साहब, जैसे आपने उन पर सवाल उठाया, उन्होंने आपसे पलट के सवाल पूछा, फीस का ड्राफ्ट पीएनबी अब इसमें ये मुझे मालूम है। नहीं, ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलना इसमें कि मैं तो राजनीतिक प्रवक्ता हूं, मुझे तो केवल अपने पैसे से मतलब है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि बैंक का टोटल अमाउंट कितना है, उसके पास एसेट कितना है। ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? ये आदत पड़ गई हर जगह विक्टिम कार्ड खेलने की। रोहित जी मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं अपने बच्चे की फीस का ड्राफ्ट जमा न कराने गया, 5 दिन तक 20,000 रुपए निकाले, तब जाकर ड्राफ्ट बना मेरा। तो ठीक है विपिन मलिक साहब, 1,40,000 रुपए का विपिन मलिक नहीं कर सका। विपिन मलिक साहब वो कह रहे हैं मैं विड्रॉल नहीं कर सका, मुझे ये नहीं पता कि बैंक का टोटल एसेट कितना है या उनके पास आज की तारीख में पैसा कितना है। वो कह रहे हैं मुझे इतने पैसे 40,000 रुपए नहीं निकालने दिए गए, इसलिए मुझे लगता है कि इस बैंक का भी भट्टा बैठने वाला है। बोलिए मलिक साहब। बैंक मैनेजर ने पैर छुए, पैर पकड़ लिए साहब पैसे ऐसी तो कोई किसी आप सुन लीजिए उनकी बात। बोलिए मलिक साहब। अब मुझे नहीं पता कि इनका बैंक अकाउंट उस बैंक में था भी या इनके बैंक अकाउंट में पैसे थे या नहीं थे, पैर काय के लिए पकड़ लिए। कोई आदमी डिपॉजिटर पैसे विड्रॉ करने गया और मैनेजर पैर पकड़ ले, ये बात आपको बैलेंस शीट भेजूं अपनी? नहीं, आपको बैलेंस शीट भेजूं? सर वो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो लड़ाकू प्रजाति से नहीं है, एक्सपर्ट के तौर पे बैठे हैं। आप वो पीएनबी बैंक में भेजिए अपनी बैलेंस शीट, बैंक में भेजिए अपनी बैलेंस शीट। करेंगे नहीं करेंगे कि भाई आपको 40,000 रुपए क्यों नहीं विड्रॉ करने दिया? मैं झूठ बोलूंगा नहीं, आप पे तो बिल्कुल नहीं करूंगा, आप पे तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बातें आप ऐसी कर रहे हैं, आप बातें ऐसी कर रहे हैं। मुझे क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नहीं करूंगा। बात ऐसी है, 40,000 रुपया आपको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सरकार का पक्ष ले रहे हैं। आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि जब महाराष्ट्र पंजाब बैंक छोड़िए ना, तब ये सरकार अरे रोहित भाई ये सिर्फ दंगाइयों की चौकीदारी करती है। नहीं, ये अब ये आमिर हैदर जैदी, शास्त्री हो, आमिर हैदर जैदी डिग्री दिखाओगे? आमिर हैदर जैदी कौन से उसने पास किया? उन्होंने आपसे पॉइंटेड सवाल पूछा, आप जूतियां सीधी करना, दंगाइयों की चौकीदारी करना, आप उसी पे आ गए जिस पे आप हमेशा रहते हैं। सर समझिए, हर दिन एक समान नहीं होता, हर दिन एक ही विषय पर बहस नहीं होती कि मैंने इस पर तैयारी कर रखी है तो मैं तो हर जगह यही घुसा दूंगा जाके। थोड़ा सा समझिए इस बात को प्लीज सर प्लीज। ये सरकार आपने नोटबंदी पे सवाल पूछा, आपने किसानों पे सवाल पूछा, आपने क्रय शक्ति पे सवाल पूछा, सबका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आरबीआई का डायरेक्टर बैठा हुआ है और ये तो जूतियां सीधी कर रहा है, तो सर मैं आपसे माफी चाहता हूं, ऐसी भाषा के लिए प्लीज शर्मिंदा ना करें, ना खुद को ना पूरे देश को, कि ऐसे नेता हैं हमारे देश के। प्लीज समझें इस बात को। आपको अगर उनकी बात अच्छी नहीं लग रही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्लीज इस तरीके से विक्टिम कार्ड खेल के ना करें कि साहब मैं तो पैसे निकालने गया था इसलिए मुझे लगता है ये बैंक डूबने वाला है। डायरेक्टर को यह पता नहीं है, जिस आरबीआई के डायरेक्टर को यह पता नहीं है कि देश के बैंक क्यों डूब रहे हैं, उस आरबीआई के डायरेक्टर को क्या मैं क्या परिणाम करूं? आपको पता है क्यों डूब रहे हैं? आपको पता है? मैं परिणाम आपको पता है? इनको तो ये नहीं पता कि पार्टी क्यों डूब रही है, ये बैंक क्या जानेंगे? बचत अमीरों का एनपीए बनना है, गरीबों की बचत अमीरों का एनपीए बनना है। वो कह रहे हैं अमीरों को एनपीए दे रहे हैं, इसलिए लोन दे रहे हैं, इसलिए आज बचत अमीरों का एनपीए। अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आपको राजनीतिक जवाब चाहिए तो फिर राजनीतिक जवाब भी सुन लीजिए। अमीरों का एनपीए नहीं, आपको राजनीतिक जवाब चाहिए तो अब राजनीतिक जवाब भी सुन लीजिए। फिर अब
बोलिए समित पात्रा। देखिए, मैं आज राजनीतिक जवाब नहीं, मैं आंकड़ों के हिसाब से जवाब देता हूं। एनपीए, ये जो अमीरों को आपने कहा लोन देने वाली बात, इसको अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में देखें, एनपीए के रूप में, तो दिसंबर 2018 तक हिंदुस्तान के हमारे सारे बैंक्स के 8.65 लाख करोड़ ये एनपीए की संख्या थी। और आज 2019-20 में एनपीए की संख्या वहां से 8.65 लाख करोड़ से घटकर 7.9 लाख करोड़ हुआ है। स्वाभाविक है, कहीं रिफॉर्म भी चल रहा है, इसके कारण एनपीए घटा है। ये हमारा एक लीगेसी इशू भी रहा है और इस लीगेसी इशू को हमें दूर करना होगा। दूसरी बात देखिए, अभी विपिन जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के पास और आरबीआई के पास कोई गति नहीं है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को, जिसको हम आज यस बैंक के नाम से जान रहे हैं, इसको हम बहने नहीं दे सकते। वी हैव टू डू समथिंग फॉर इट। और बिल्कुल, अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा है, आरबीआई के गवर्नर दास साहब ने भी कहा है, हम बिल्कुल इसको उभार के लाएंगे और यही वर्कआउट हम कर रहे हैं। मर्जर करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। बजट में कहा किसी का पैसा फंसेगा तो 1 लाख का नहीं 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे, कम से कम 5 लाख रुपए उसको मिलेगा। बिल्कुल सर, ये कागज पर है या असल में भी है? असल में है, मैं बताता हूं। 27 साल में पहली बार जो डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस होता है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। इसमें भी 5 लाख तक का ही डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस होगा। इसमें आप विपिन जी से पूछिए, क्योंकि हम सबसे तो वो जानते भी हैं। 1 लाख पहले 1 लाख का ही इंश्योरेंस था हर बैंक में, आज 5 लाख का है। यस बैंक में भी है, मगर वो परिस्थिति नहीं आएगी, पैसा डूबेगा नहीं, इसलिए इंश्योरेंस की परिस्थिति नहीं आएगी। आशुतोष कुछ बोल रहे हैं, बोलिए आशुतोष, अगर आवाज आप तक आ रही है तो। नहीं, देखिए रोहित जी, मेरा एक अपने फेलो पैनलिस्ट से एक गुजारिश इस बात को लेकर ये है कि देखिए, आपका चैनल पूरे देश के अंदर देखा जाता है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे हम लोगों को ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि मार्केट के अंदर या डिपॉजिटर्स के अंदर पैनिक फैले। अगर हम किसी दूसरे बैंक के बारे में कहने लगेंगे कि वहां भी पैसा नहीं निकल रहा या निकलने में दिक्कत आ रही है, तो ये बात प्राइवेटली तो कही जा सकती है, लेकिन अगर सार्वजनिक तौर पर करेंगे तो सारे डिपॉजिटर के अंदर एक पैनिक फैलेगा और इससे दूसरे बैंक पर खतरा पड़ सकता है। इसलिए मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कहता हूं कि अगर आरबीआई ने टेक ओवर किया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने टाइमली इस पे काम किया है, और अगर 1 महीने का वक्त दिया है तो ये भी ठीक है। हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए। हाँ, इस बारे में जरूर सोचना चाहिए था कि जिस बैंक का पोर्टफोलियो 2014 में सिर्फ 50,000 करोड़ था, वो सिर्फ 5 साल के अंदर वो 2.5 लाख करोड़ कैसे हो गया। और अगर क्या ये जो 500% की जो ग्रोथ हुई है, ये 500% की ग्रोथ, ये आर्टिफिशियल ग्रोथ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, बुक को मैनेज किया गया, या क्या किया गया, इन सब चीजों के ऊपर हमारे ख्याल से अच्छा डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन यहां बैठकर अगर हम किसी दूसरे बैंक के बारे में अगर यही बात कहने लगेंगे तो इससे पूरा बैंकिंग सिस्टम हमारा कोलैप्स करेगा। हमें वैसी स्थिति नहीं लाने देना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात विनम्रता से कहना चाहता हूं। नहीं तो फिर कहा जाएगा कि आप सरकार की पैरवी कर रहे हैं, जूतियां सीधी कर रहे हैं, दंगाइयों की चौकीदारी कर रहे हैं। भले कल तक आप जो कर रहे थे वो सब खत्म हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर, याद रखिएगा इस बात को। देखिए, मेरे बारे में तो पता नहीं, मेरे बारे में तो लोग क्या क्या, मेरे बारे में तो देखिए, हमारे बारे में तो समित पात्रा जी भी किसी दूसरे डिबेट में कुछ और बातें कह देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें कभी कभी चीजों पर हमें अलग तरीके से भी सोचना चाहिए। ठीक, जैदी साहब बोलिए। अजय आलोक आ रहा हूं उसके बाद, बोलिए जैदी साहब। सुन लीजिए, महाराष्ट्र एंड पंजाब बैंक जब रोहित जी डूब रहा था और 3 दिन तक हेडलाइन बनी और हमने भी सबने डिबेट की, उसके बाद वहां के उपभोक्ताओं का कोई पुरसाने हाल नहीं है, इस चीज पे बात नहीं हो सकती। तब भी इसी तरह की डिबेट हुई थी, तब भी कहा था कि पैनिक मत फैलाइए। देश की परिस्थितियां ऐसी सी आ गई हैं। पहले हम मानते हैं कि 1 लाख रुपए की गारंटी हुआ करती थी, बैंक की इंश्योरेंस हुआ करता था। आज तब देश के नागरिक ये नहीं मानता था, बैंक के ऊपर भरोसा होता था, कोई सवाल नहीं पूछता था कि साहब कितनी इंश्योरेंस है, कितना, अगर हमारा बैंक डूब गया तो क्या मिलेगा। लोगों को यह पता था बैंक डूब ही नहीं सकता है, यह एक अपवाद हो सकता था, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज बच्चे को यह पता है कि अगर मेरा 1 करोड़ बैंक में पड़ा है तो अगर डूब गया तो मुझे 1 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। यह परिस्थिति पैदा किसने की? यह इस सरकार ने पैदा की, इस सरकार की आर्थिक नीतियों ने पैदा की। अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो उसे टुकड़े कैसे बता देता है, आपकी समझ में नहीं आएगा। आम आदमी वो है सर जिसका 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, व्हाइट का। हम क्या बोल रहे हैं ये आपकी समझ में नहीं ऐसे लोगों के लिए आप पॉलिटिक्स करते हैं क्या, जो आप दावा करते हैं हर रोज की मैं आम आदमी की पॉलिटिक्स कर रहा हूं इस देश में? हो नहीं सकता। नहीं, मेरा आपने जो बातें कही सर, 5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं 1 लाख से ऊपर नहीं हो इस सकता। बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आपके 40,000 नहीं होंगे जो आपको ड्राफ्ट बनाने से मना कर दिया। अब ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए। अजय आलोक से कमेंट लूं, फिर उसके आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक को कह रहे हैं बैंक पर भरोसा नहीं है। मेरा सवाल यह कि बैंक पर भरोसा उठ रहा है या सरकार पर से भरोसा उठ रहा है? 40,000 की बात कर रहा हूं सर, प्लीज। 40,000 पेट के हुए ऐसा है, प्लीज अजय आलोक बोलिए। रोहित जी,
रोहित जी ऐसा है रोहित जी, कि जब सरकार तर्क नहीं इकबाल से हो चलती है तो अपने कुतर्कों के सरकार कारण का ही इकबाल बोलना है, खत्म हो और गया। जिस विषय की जानकारी नहीं हो तो उस पर ज्यादा जोर जोर से बोल के ये साबित नहीं हो जाता है कि आपको विषय की जानकारी है। और इस चीज के विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी अपशब्द बोलना, तो ये साफ साफ दिखाता है कि इनका कोई काम नहीं है यहाँ बैठ के। इनका एक ही काम है, एनडीए बैशिंग करना, नरेंद्र मोदी की बैशिंग करना, और उनका कोई काम नहीं है। इसलिए इनसे आप तर्क की उम्मीद तो रखिए मत। दूसरी बात, महानुभाव को यह भी बता दीजिए कि 2017 से आरबीआई इस यस बैंक की मॉनिटरिंग कर रही है, और आज आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं तो ये हमारे देश के लोगों के लिए उठाए हैं, और देश का भरोसा आरबीआई में है, और देश का भरोसा इस सिस्टम में है। इसी सिस्टम से देश 70 साल से चल रहा है। कोई बैंक नहीं डूबने जा रहा है और कोई किसी के पैसे नहीं डूबने जा रहे हैं। जिस हरदीप साहब को ये नहीं पता है कि जिस देश में 50 करोड़ लोग 50 करोड़ लोग 5,000 रुपए से नीचे कमाते हैं इस देश में अभी भी, और वहां पे आप 1 करोड़ डिपॉजिट रखने की बात कर रहे हैं बैंक में, तो इससे समझ में आता है कि आपकी तार्किक शक्ति कितनी महान है। ठीक है, संबित पात्रा, लास्ट कमेंट फटाफट मलिक साहब से कमेंट लेना चाहता हूं जल्दी। रोहित जी, मैं आपको 2-3 छोटी बात अच्छा, लड़िए मत ना, जैदी साहब आज लड़ने का दिन नहीं है। जल्दी साहब सुन लीजिए प्लीज। देखिए, पहली बात तो बैंक पे भरोसा की बात कही गई। बैंक पे भरोसा, देखिए कॉमन आदमी भले ही ना समझ रहा हो निटी-ग्रिटी ऑफ बैंकिंग, किंतु एक रेगुलेटर है जो सब कुछ देख रहा है। दूसरी बात, एक बड़ी बात बता दूं कि ये जो गवर्नेंस इशू था इस यस बैंक में, इसके अंतर्गत अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एनपीए हुआ था 3,277 करोड़ का 2018-19 में। यह भी आज आरबीआई से हमें पता चला है।